सभी को नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, लास्ट क्लास में इस चीज़ का अध्ययन किया था भाई। लास्ट क्लास में हमने 2-3-4 चीज़ देखी थी कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है और किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इस महाद्वीप एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, ये चीज़ आपको समझ में आई। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट है, एक तो आप इस पर फोकस रखना है क्योंकि समझ में नहीं आता कि लैटिन अमेरिका क्या है। उसको मैंने आपको बताया है कि ये जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का भाग और कुछ मध्य अमेरिका जो का भाग है वो लैटिन अमेरिका रहता है। एक ओशिनिया जिसको मैंने बता दिया वो क्या कहलाता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद आज का जो टॉपिक है, लेसन अपना 2 ही चल रहा है, 2 नंबर का लेसन चल रहा है। एक और चीज आप एक और चीज देख लीजिए, बना लीजिए। एक और चीज ले लीजिए, जैसे अगर इसको आप ये संपूर्ण पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी की, ठीक है, ये कितना हो गया, संपूर्ण पृथ्वी का 50% हिस्सा और ये 50%। अब हमें कितना चाहिए, 59 चाहिए। तो अपन उसको क्या है, थोड़ा सा यहाँ से ये घुमाएंगे, 59.5% किस महाद्वीप में निवास करती है जनसंख्या, एशिया महाद्वीप में। किसमें निवास करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, ये कितना है अपना 25 में से 10 उधर गया, 10 गया तो कितना बचा 15, लगभग इतना हिस्सा इसमें है 16.9%। कौन सा महाद्वीप बताइए, दूसरे नंबर का महाद्वीप सबसे ज्यादा किसमें जनसंख्या निवास करता था, दूसरा नाम अफ्रीका याद किया था, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, 2 अफ्रीका याद किया था हमने। तीसरे नंबर पर क्या याद किया बताइए, तीसरे नंबर पर कौन सा महाद्वीप लिया था हमने, सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है, तीसरे नंबर पर जो महाद्वीप लिया था हमने, क्या लिया था, यूरोप लिया था। कौन सा महाद्वीप लिया था, यूरोप। यूरोप की कितनी है 9.7, तो ये हमने 9.7 ले लिया। कौन सा महाद्वीप ले लिया, यूरोप। उसके बाद में लिया था 8.5, ये लिया था हमने लैटिन अमेरिका, ये लिया था ना लैटिन अमेरिका। उसके बाद लिया था हमने 4.8, ये लिया था उत्तरी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। और लास्ट में कौन सा लिया था, 0.5% भाग किसका है, ओशिनिया का। थोड़ा सा ये डायग्राम में आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब इस बार जो अगला टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है आपका देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जनसंख्या वृद्धि। कौन सा टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि आखिर होती क्या है, ये चीज़ आपके थोड़ा से समझ में आनी चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि आखिर होती क्या है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से अगर तात्पर्य है
अगर जनसंख्या वृद्धि से बात करें कि जनसंख्या वृद्धि आखिर होती क्या है, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में मैंने कह दिया कि कोई ये क्षेत्र है, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, कोई क्षेत्र है, ठीक है, और इस क्षेत्र में लोग निवास करते हैं 1000। कितने निवास करते हैं? 1000 लोग निवास करते हैं, ठीक है। और ये जो बात है वो है सन 2011 की। कौन सी ईयर की है? 2011 की बात है। मैं कोई कह रहा हूँ कि कोई क्षेत्र है वहाँ 1000 लोग निवास करते हैं। कौन सी बात की? 2011 साल में, जो 2011 ईस्वी गई है आपके, उस वर्ष यहाँ 1000 लोग निवास करते थे, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को इधर लेके जाऊँ। क्षेत्र वही है, क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। क्षेत्र वही है, क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यहाँ लोगों की संख्या कितनी है? जबकि 2021 आ गया, कितना आ गया? 2021। कितने वर्ष का अंतर आया? 10 वर्ष का अंतर आया। क्षेत्र वही है, 10 साल बाद बात कर रहे हैं, 2021 में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या में क्या परिवर्तन आया? लोगों की संख्या में क्या परिवर्तन आया? क्या लोगों की संख्या बढ़ी? क्या लोगों की संख्या घटी? तो ये जो है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो जनसंख्या की जो वृद्धि की परिभाषा है, इससे समझोगे आप कि किसी भी क्षेत्र में स्थित लोगों की संख्या किसी निश्चित समय बाद, निश्चित समय मतलब 10 वर्ष बाद, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में क्या परिवर्तन आया है, क्या परिवर्तन आया है, वो कहलाएगा आपका जनसंख्या वृद्धि। क्या आपकी परिभाषा भी ऐसी लिखी हुई है कि किसी निश्चित अवधि में, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित अवधि में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब इसकी कुछ मूलभूत आवश्यकता है। परिभाषा तो आपकी आई गई कि समय के दो अंतराल होंगे, समय अंतराल 2011 2021, 2 समय अंतरालों के बीच में किसी क्षेत्र में, 2 समय अंतरालों के बीच में किसी क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहलाते हैं। आपकी बुक्स में ये जो डब्बा बना हुआ है, आप देखोगे तो आपके ऐसे डब्बा बना हुआ है, ऐसे डब्बे पर फोकस करो आप, तो इसमें 3-4 पहला लिखा हुआ है जनसंख्या वृद्धि। समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को, यही चीज मैंने आपको बताई कि किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच होने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। परिभाषा याद आई आपको? किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समय विशेष में होने वाले जनसंख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्षेत्र विशेष, क्षेत्र सेम है, लोग कितने परिवर्तित हुए हैं और वर्ष का अंतराल कितना है? 10 वर्ष। निश्चित समय अंतराल में होने वाले लोगों में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अब इसमें एक देखिए आपके में प्राकृतिक वृद्धि, क्या देखिए कुछ शब्द आया है आपके में प्राकृतिक वृद्धि। आपके में शब्द आया है प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है? देखो आपसे एक वन लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राकृतिक वृद्धि होती क्या है? तो आपके में लिखा हुआ है किसी क्षेत्र विशेष में, आप ऐसे समझो, आपके में कितने लोगों ने जन्म लिया और उसमें से कितने लोगों की
मृत्यु हो गई, यही क्या कहलाएगी आपकी प्राकृतिक वृद्धि कहलाई। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि मतलब समय अंतराल में जितने भी लोग हैं, आप प्राकृतिक वृद्धि की बात कर रहे हो तो आप मेरी बात सुनिए। आपकी जो डेफिनेशंस लिखी हुई है उसको तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक जनसंख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ये आपका सूत्र लिखा हुआ है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कोई क्षेत्र है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ किसी भी क्षेत्र का। जैसे मैं देता हूँ कि अपने क्षेत्र देता हूँ, जैसे मैं बयाना से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये बयाना है और इधर भी ये बयाना है। ठीक है, ये चीज देख रहे हो। ये बात कर रहा हूँ मैं 2011 की, ये बात कर रहा हूँ मैं 2021 की। मैं इसको समझा रहा हूँ 2011 से लेकर 2021 तक इस समय अंतराल में यहाँ जो जन्म लिया, सपोज करो 10 वर्ष में 1 लाख लोगों 20,000 लोगों ने जन्म लिया। कितने लोगों ने? 20,000 लोगों ने जन्म लिया। ठीक है, लेकिन इस बीच ही 2001 से लेकर 2021 के बीच में जो मृत्यु हुई वो 1,000 लोग थे। कितने लोग थे? 1,000 लोगों की क्या है? मृत्यु को हुई। परिभाषा क्या कहती है? ये क्षेत्र हो गया आपका, ये क्या है? क्षेत्र है। 2011 से और 2021 ये 10 वर्ष का समय अंतराल है। क्या है? 10 वर्ष का समय अंतराल। ठीक है, समझ 10 वर्ष का समय अंतराल। बात आ रही है कि 2011 से लेकर 2021 के बीच में 20,000 लोगों ने जन्म लिया। ये लिख दिया मैंने कि जन्म कितने लिया है? 20,000 लोगों ने जन्म लिया है। ठीक है, मृत्यु कितनी हुई है? 1,000 लोगों की। तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कितनी आई? 19,000। प्राकृतिक वृद्धि जो निकल के आई वो कितनी आई? 19,000। ये परिभाषा होती है आपके प्राकृतिक वृद्धि की। मतलब किसी समय विशेष में या किसी निश्चित समय अंतराल के बीच जिस क्षेत्र में लोगों ने जन्म लिया उसमें से जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए उसको माइनस करो, उसको घटाओ, तो जो चीज़ निकल के आएगी वो परिभाषा किसकी निकल आएगी? प्राकृतिक वृद्धि की। समझ में आ रही? प्राकृतिक वृद्धि परिभाषा कैसे लिखोगे कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष में जन्म लेने वाले लोगों में से मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की संख्या घटाने पर प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। एक शब्द आया तो दोबारा, हाँ ये चीजें आपके, ये प्राकृतिक वृद्धि है। ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। इम्पोर्टेंट यही है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है। प्राकृतिक वृद्धि तो आप देख लीजिए, जन्म से मृत्यु को घटा दिया, प्राकृतिक वृद्धि देख लीजिए किसी समय विशेष में। लेकिन वास्तविक वृद्धि क्या होती है, ये चीज है जो आपको इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट यही है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक सूत्र लिख देता हूँ मैं आपको। मैंने कहा जन्म माइनस मृत्यु। ठीक है,
कि कुल जो जन्म लिया उसमें से मृत्यु को जितने प्राप्त हुए, मृत्यु को क्या कर दिया हमने, घटा दिया। ठीक है, कितने लोग जन्म लिया, कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए, ये तो जब निकल गया, क्या निकल गया कि आपके प्राकृतिक। अब इसमें मैंने क्या किया, प्लस आप्रवास। आप्रवास मतलब आगे बताऊंगा मैं, माइनस उत्प्रवास। ये चीज आपको अगर सूत्र में आपने ये लगाई है तो आप क्या निकाल सकते हो, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, अगर आपको सूत्र आ जाए जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब मैं आपको भी बताता हूँ, बाहर से आने वाले लोग, ठीक है, उस प्रकार बाहर जाने वाले लोग, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि बाहर, जैसे हम कोई शहर है और शहर में बाहर से लोग आए हैं तो आप्रवास हुआ है, और उस शहर से बाहर लोग गए हैं तो उत्प्रवास हुआ है। ये चीज आपको समझना चाहिए। अब देखो, अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जन्म कितने लोगों का हुआ, 20,000 का हुआ, मृत्यु कितनी हुई, 1,000 लोगों की हुई, आप्रवास कितने का हुआ, 500 का हुआ, उत्प्रवास कितने लोगों का हुआ, 2,000 लोगों का हुआ। 20,000 में से ये कितने गए, ये कितने बचे, 19,000 प्लस 500 माइनस 2,000, 19,000 19,500, तो कितने बचे, ये वास्तविक वृद्धि है। क्या है, वास्तविक वृद्धि कितनी है, 17,500 लोग, ये आपकी वास्तविक वृद्धि है। आगे बात समझ में, ये वास्तविक वृद्धि है। जन्म लेने वाले इतने थे, अभी एग्जांपल लिया पिछला, मृत्यु को प्राप्त जितने लोग हुए, बाहर से लोग कितने आए, 500। आप कहो सर बाहर से लोग क्यों आते हैं, तो बाहर से लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, आपके रोजगार के तलाश में आते हैं। एक भी कारण है कि जो आपकी शादी है उनसे भी लोग शादियों से, जैसे अपनी शादियों से बहन बेटी होती है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे क्षेत्र में जाती हैं, और अपने इधर शादी होता है अपने इधर भी दूसरे क्षेत्रों से आती हैं, तो वो क्या है, आप्रवास और उत्प्रवास का एक प्रकार है। ठीक है, बाहर से लोग आए, बाहर लोग हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। आप्रवास मतलब बाहर से लोग आए हैं, उत्प्रवास मतलब छोड़ कर गए हैं, तो ये चीज याद रहेगी, ये सूत्र याद रहेगा। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि पूछे तो आपको सूत्र क्या लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, आप किताब में दे लेते हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है वास्तविक वृद्धि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, एक लाइन लिखी हुई आपकी, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि यह तब होती है जब दो अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो। अगर धनात्मक वृद्धि है, अब इसमें बताइए कौन सी है, इसमें धनात्मक वृद्धि है कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर से अधिक है, तो धनात्मक वृद्धि होगी। और ऋणात्मक वृद्धि जब जन्म दर मृत्यु दर से कम है। अगर मैं कहता कि जन्म देने वाले 1000 है, मृत्यु को पाने वाले ज्यादा के हैं, तो ये क्या होती। अब जनसंख्या परिवर्तन के अगला पॉइंट है आपके घटक। पहले आप एक चीज देखिए, प्रवास। पहले आपको प्रवास डिफाइन कर दिया, प्रवास आया है आपके में, उत्प्रवास और अप्रवास शब्द आए हैं। ये प्रवास वाला क्वेश्चन इस बार आ लिया, इस बार के पेपर में ये प्रवास वाला क्वेश्चन आ लिया था।
प्रवास। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? प्रवास। देखो जैसे आप सबका, मैं आपको एग्जाम्पल, आप सबका प्राचीन गांव कोई ना कोई रहा होगा, आप किसी न किसी प्राचीन गांव से बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं करते, जो जहाँ भाई आपका जिस क्षेत्र में जन्म हुआ वो आपका क्या है, जन्म स्थान है। और आप जिस क्षेत्र में अभी रह रहे हो वो आपका कर्म स्थान है, जहाँ आप कर्म कर रहे हो, या जन्म हुआ जहाँ जन्म स्थान है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति का जन्म इस स्थान पर हुआ, ठीक है, जन्म इस स्थान पर हुआ, तो ये जो जन्म स्थान है, यहां से वह व्यापार की तलाश में इस स्थान पर चला गया, और यहीं जाकर क्या कर गया, जैसे मैंने क्या, जयपुर चला गया, ठीक है। और ये जन्म स्थान मान लिया मैंने, जैसे ये जन्म स्थान है उसका, कोई भी शहर मान लो, आपके जो भी आपको, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं आप उसी को मान लो, और यहाँ से ये कहाँ चला गया, जयपुर चला गया। ये इसका क्या है, ये यहाँ से गया है, ये है इसका उद्गम स्थान, क्या है, उद्गम स्थान है, जहाँ से व्यक्ति उद्गम होके या गया है वो क्या कहलाएगा, इसका उद्गम स्थान। और जहाँ व्यक्ति पहुंचा है वो क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना, उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान, जहाँ से व्यक्ति गया है वो उद्गम स्थान, और जहाँ के लिए गया है वो गंतव्य स्थान। ये चीज समझ आ रही है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ से व्यक्ति, कोई व्यक्ति गया है तो यह जनसंख्या बढ़ेगी कि कम होगी, इस स्थान से व्यक्ति गया है इस स्थान के लिए, तो यहाँ जनसंख्या बढ़ेगी या कम होगी, तो यहाँ जनसंख्या कम होगी। क्या होगी, जनसंख्या कम। और जहाँ के लिए गया है वहाँ क्या होगी, जनसंख्या अधिक। क्लियर। आपके बॉक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है कि जहाँ से लोग गमन करते हैं, गमन कहाँ से किया है, यहाँ से, इस स्थान से, तो ये स्थान क्या होगा, उद्गम स्थान होगा, और जहाँ के लिए जाते हैं वो क्या होगा, गंतव्य स्थान। दूसरा है आपके में, उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है। उद्गम स्थान किसको दर्शा रहा है, जनसंख्या की कमी को दर्शा रहा है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ जाती है, जबकि गंतव्य स्थान पर जनसंख्या क्या है, बढ़ जाती है। उद्गम स्थान जनसंख्या कम होगी और गंतव्य स्थान पर जनसंख्या बढ़ेगी। ये आपके समझ में आना चाहिए कि उद्गम स्थान पर जनसंख्या हमेशा घटती है। यहाँ से लोग यहाँ जाए तो यहाँ जनसंख्या कम होगी, यहाँ जनसंख्या अधिक होगी, ठीक है। अब आपके आगे, अब ये होता क्यों है, यहाँ से लोग यहाँ क्यों गए, तो उसके कारण है शिक्षा, रोजगार, आप इसे आर्थिक कारक बोलते हो। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक, सुविधाएं हैं। शिक्षा के लिए इंसान जा सकता है, शिक्षा प्राप्त करने तो जा सकता है,
रोजगार प्राप्त करने हेतु जा सकता है। आर्थिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं और सुविधाएं हैं। इनकी चीज की वजह से इंसान क्या दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो प्रवास तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का क्या होता है? अपना प्रवास होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो इसमें आपका होता है अप्रवास, और एक होता है उत्प्रवास। ठीक है, अप्रवास और उत्प्रवास। इसमें क्या है? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, मतलब ये कोई स्थान है और यहाँ से लोग इस स्थान पर आए हैं। इस स्थान से इस स्थान पर लोग आए हैं, तो क्या हो गया ये? भाई यहाँ से यहाँ लोग आए हैं, तो इनके लिए तो हो गए उत्प्रवास। यहाँ से गए हैं और इनके लिए क्या हो गया? अप्रवास। मतलब बाहर से लोग आए हैं, मतलब इनके लिए तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। जैसे अप्रवासी भारतीय मतलब भारत से लोग विदेश जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अप्रवासी भारतीय। ठीक है। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर जाते हैं, ये यहाँ से बाहर गए, तो ये व्यक्ति यहाँ जो जितने भी लोग थे यहाँ से बाहर गए, तो यहाँ के लिए उत्प्रवास है। और जिस स्थान पर पहुंचे वहाँ के लिए क्या है? अप्रवास। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, तो नए स्थान ये है, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि यहाँ और यहाँ का कोई व्यक्ति जाकर यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से गया, तो यहाँ के लिए तो क्या है? वो उत्प्रवासी व्यक्ति है। और दूसरे स्थान पर गया, वहां के लिए कैसे है? अप्रवासी। कैसा है? अप्रवासी। यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ के लिए अप्रवासी है। जैसे भारत के लोग जाते हैं अप्रवासी भारतीय, और उत्प्रवासी ये। यहाँ से दो चीजें हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपको ऐसे करना है कि जो व्यक्ति जिस स्थान से जाता है वह उस स्थान से जा रहा है, तो वहाँ उत्प्रवासी, मतलब उत्प्रवास हो रहा है, वहाँ से लोग जा रहे हैं। और जिस स्थान पर लोग जाके बस रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? अप्रवास हो रहा है, मतलब बस जनसंख्या बढ़ती है। अप्रवास और उत्प्रवास, इसमें हमने दो चीज़ देखी थी कि जो आपके अप्रवास है और उत्प्रवास, आपके एक चीज़ और बताइए आपके कि ये जो उत्प्रवास और अप्रवास की परिभाषा पूछ जाती है, तो आप कैसे हो गए? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? अप्रवासी। प्रवासी जो नए स्थान
से बाहर चले, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी। ठीक है, बाकी आपकी किताब में तो ये लिखा हुआ है जो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवास कहलाते हैं। अब इसके आपके उत्प्रवास के कारक जो हैं, भाई कारक कौन कौन से हैं इसके? तो इसके दो कारक हैं आपके। कितने कारक माने गए? तो प्रतिकर्षी कारक और अपकर्षक कारक। प्रतिकर्षी कारक बेरोजगारी, रहन सहन, निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन जैसे कारक उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण मतलब दूर जाने का कारण क्या क्या है? जैसे यहाँ उद्गम स्थान है, ऐसे उद्गम स्थान कोई रह रहा है तो उसके प्रतिकर्षक कारक क्या है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह। उसके कारण क्या है? तो उसके कारण में है बेरोजगारी। मेन क्या है? अगर लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं तो क्या है? बेरोजगारी। रहन सहन की निम्न दशाएं, रहने का क्या है? रहने जो खाने पीने का है वो स्तर क्या है? निम्न स्तर है। और राजनीतिक उपद्रव, कई बार क्या है आपने देखा होगा किसी देशों में राजनीतिक, जैसे अभी वर्तमान में श्रीलंका में आर्थिक संकट चल रहा है, राजनीतिक उपद्रव हो रहे हैं तो वहाँ से लोग क्या है? पलायन कर रहे हैं, दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं, तो वो क्या है? प्रतिकर्षक कारक है। प्रतिकूल जलवायु मतलब जलवायु का अनुकूल नहीं होना, कहीं अधिक गर्मी पड़ती है, कहीं अधिक सर्दी पड़ती है, इसलिए लोग वहाँ से क्या दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, जैसे कई बार क्या है, जैसे कोरोना है, कोरोना आ गया, कोरोना की बीमारी किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से लोग क्या है? पलायन कर जाते हैं। सामाजिक पिछड़ापन, तो ये क्या है? प्रतिकर्षक कारक हैं, मतलब लोग को वहाँ से जाने के लिए मजबूर करते हैं। अपकर्षण मतलब एक दूसरे क्या है? गंतव्य स्थल को खींचते हैं, आकर्षक बनाते हैं। जैसे काम के बेहतर अवसर किसी स्थान पर, जैसे आप किसी गांव में रहते हो और जयपुर में काम अच्छा मिल रहा है तो आप जयपुर जाओगे तो क्या है? अपकर्षक कारक है। ठीक है, रहन सहन की अच्छी दशा है, जयपुर में रहन सहन की अच्छी दशा है तो वहाँ लोग ज़्यादा रहने वास करेंगे। शांति, शहरों में शांति है, गाँव में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु के कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान के अपेक्षा आकर्षक बनाते हैं। प्रतिकर्षक मतलब है विपरीत, ऐसे कारक जो आपको वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर करते हैं। अपकर्षक ऐसे कारक जो आपको वहाँ आने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये दो चीज़ें प्रतिकर्षक और अपकर्षक, ये भी आपको थोड़ा सा देखने हैं। और कल अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।